ओके, तो हम अब देख लेते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अंदर। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के अंदर तो तीन टॉपिक्स ही हैं। लेसन्स फ्रॉम क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, लेसन्स फॉर कोविड, क्या बोल रहा हूँ मैं, लेसन्स विच वी हैव लर्न फ्रॉम कोविड विच कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक असम में हुए उसके कुछ रीजन, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर एक केस स्टडी है वो। ठीक है, और अपन पॉलिटी के भी कुछ यहीं से देखते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, अपन इसके ऊपर एक केस स्टडी देखेंगे। आइडेंटिफाइंग द बैकवर्ड क्लास, मराठा कम्युनिटी वाला, तो उसके ऊपर अपन एक देखेंगे। रोल ऑफ कोर्ट्स इन पैंडेमिक, कोर्ट्स ने क्या रोल किया पैंडेमिक में वो देखेंगे। और रूरल अर्बन डिवाइड, ये काफी अच्छा टॉपिक है मेंस के रिलेटिव, मेंस GS2, GS3, GS1। ठीक है, तीनों डायमेंशन में बताऊंगा। तो अपन सबसे पहले कवर करते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ओके, हियर वी गो। तो हाँ, क्लाइमेट लेसन्स फ्रॉम कोविड। ओके, तो देखो ये सब आर्टिकल में कवर हुआ है, पर ब्रॉडली अगर देखें तो मतलब मैंने भी सोचा था कि क्लाइमेट से रिलेटेड, कोविड में हमने क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं, मतलब कोविड के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें देखी जो कि हम एक लेसन हो सकता है हमारे लिए, जो कि हमें क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए भी मतलब मदद करेगा। सबसे पहला ये कि जितना ज्यादा पॉपुलस रीजन होगा उतना ज्यादा ही इम्पैक्ट होगा। ओके, सेकंड चीज, secondly, COVID is impacting the people across the globe. Okay, so there are no political boundaries. Okay, तीसरी चीज ये है that there is a disproportionate impact. Poor are getting more impacted. ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज से भी इम्पैक्ट होता है, अमीर लोगों पे कम इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पुअर लोग जो सपोज कोस्ट कोस्ट पे रहते हैं, मछुआरे और ये, और उन पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा नेचुरली। और कोविड के अंदर भी गरीबों पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, वो माइग्रेशन की स्टोरी पता ही है, 10 करोड़ माइग्रेंट्स। ओके, फिर एक है इट वुड कम इन वेव्स। क्लाइमेट चेंज की भी जो चीजें होती है वेव्स में आती है, जैसे साइक्लोन हो गया। ओके, दूसरी चीज हो गई पैंडेमिक भी, इट इज ऑल्सो कमिंग इन वेव्स। ओके, और फाइनली जितनी ज्यादा इकोनॉमीज कनेक्टेड होंगी उतना ही ज्यादा डिसरप्शन होगा, उतना ही ज्यादा डिसरप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स को कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ग्लोब जितना ज्यादा कनेक्टेड होगा उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, उसका क्या कर सकते हैं। ओके, तो उस आर्टिकल के अंदर सोल्यूशन यही दिए गए थे कि एक रिस्क असेसमेंट कमीशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि डिसेंट्रलाइज्ड कैपेसिटीज होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड कैपेसिटीज का मतलब जैसे कि NDRF है ना, NDRF नहीं, हाँ NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो वो स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होनी चाहिए। ओके, देन और क्या सोल्यूशन थे मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट रिस्क कमीशन हो गया, डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन हो गया, रीस्ट्रक्चर द इकोनॉमी। डेफिनेटली इंडियन इंडियन जो इकोनॉमी है दैट इज एग्रीकल्चर बेस्ड, तो हमें उसे मैन्युफैक्चरिंग बेस पे लेके आना पड़ेगा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बेस पे लाने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग का ग्रीन टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि क्लाइमेट चेंज ज्यादा ना हो। ठीक है, और असेसमेंट ऑफ द वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, जैसे कि ब्रिजेस, जैसे कि रेलवेज, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स, ये जब इम्पैक्ट होते हैं, इकोनॉमीज दे कम टू अ हॉल्ट। और अगर वैक्सीन नहीं आती है सपोज, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वैक्सीन आती है पुणे से फ्लाइट के अंदर, नहीं आती तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वे अहेड है, आपको इन चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक इन नॉर्थ ईस्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अराउंड 28 और 29 अर्थक्वेक्स फॉर ऑब्जर्व। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन तो एक ही है, अपन ने जो ज्योग्राफी में पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ पता नहीं है अजीब अजीब से नाम दे दिए हैं, वो फालतू है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उसमें। उसमें जो एक चीज याद रखनी है वो एक कि दो फॉल्ट के नाम याद रखना है। एक तो है अथर फॉल्ट, अथर खेत, अथर खेत, अथर खेत फॉल्ट और कोपिली फॉल्ट, कोपिली फॉल्ट, ठीक है। ये पूछ ले कि ये कहाँ पे, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, फिर असम पूछ ले तो असम है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं। अच्छा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये काफी अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी हो सकती है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की वजह से कैसे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन होगा, है ना। हम कंजर्वेशन स्टोरीज पढ़ते हैं दुनिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर अलग अलग, जैसे कि हमने वो पढ़ी थी एडजुटेंट स्टॉक, एडजुवेंट स्टॉक, नहीं, एडजुवेंट स्टॉक। ठीक है, एक कंजर्वेशन स्टोरी ये है, एक है कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है वो। तीसरी चीज, लायन, लायन की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, मतलब पुराने सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंजर्वेशन स्टोरीज है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टोरीज कौन कौन सी, एक स्टोरी ये वाली जो अभी करंट अफेयर में है कि नीति आयोग जो है, गलाथिया आइलैंड है, गलाथिया आइलैंड निकोबार आइलैंड के अंदर है। तो वहां पे गलाथिया में नीति आयोग चाहता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक तो एयरपोर्ट बनाना चाह रहा था वो, एक पावर प्लांट बनाना चाह रहा था, और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट करके बनाना चाह रहा था। ठीक है, तो उसे जो इन्वायरमेंट अप्रेजल कमिटी है उसने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब, बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो फिर ये एक अच्छी स्टोरी है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। फिर कुछ वहां से रिलेटेड टॉपिक ये था कि एक तो निकोबार मेगापोर्ट जो कि वल्नरेबल स्पीशीज चिड़िया होती है, और शोम्पेन कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हो गया। हाँ, ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज ये निकोबार, अंडमान निकोबार है, और अगर सपोज लेट से मिडिल ईस्ट से लेके यहाँ पे ऑयल आता है, टैंकर आता है। ठीक है, तो ट्रांसशिपमेंट में ये होगा कि अब टैंकर यहाँ से लेके फिर कहीं और जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे माल खाली करेगा, दूसरे टैंक में भरेगा और कहीं और जाएगा। तो उससे ये होगा कि इस टैंक की इतनी पूरी लंबी जर्नी बच जाएगी, है ना, ये आगे की जर्नी हो जाएगी, सॉरी। दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट, तो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। दैट्स इट। तो ये हो गए इन्वायरमेंट और ईवीएस के करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स। अब हम देख लेते हैं पॉलिटी के करंट अफेयर्स। ओके, ये रहा। हम, हाँ जी, हाँ, तो ये आ गया जुडिशियल इंटरवेंशन से। हाँ, मैंने बताया था कि जुडिशियल इंटरवेंशन अभी इन दिनों में कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी क्या उसे इंटरवेंशन बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, दो तीन केस स्टडीज हो सकती है, दो तीन केस स्टडीज नहीं, दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं मेन से रिलेटेड, सेम सेम टॉपिक से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल इंटरवेंशन? जुडिशियल इंटरवेंशन मींस जुडिशरी इज इंटरवीनिंग इन द अफेयर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ये हो गया जुडिशियल इंटरवेंशन। ओके, और इज इट गुड इज इट बैड, वो क्वेश्चनेबल चीज है ना। वो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर कि इज जुडिशरी एक्चुअली टेकिंग टेकिंग द फंक्शंस ऑफ legislature or this thing, is it actually going against the separation of power, और जुडिशरी जो है वो लोगों के राइट से उनको इन्फोर्स कर रही है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हमारी जो जुडिशरी है ना, मतलब कंक्लूसिवली अगर कोई बोलना चाहे तो हमारी जुडिशरी कभी भी लेजिस्लेचर और उनके फंक्शन को टेक ओवर नहीं करना चाहती, है ना। ये मतलब ब्रॉड सिचुएशन है, वो केवल लोगों के राइट्स का ही कंसर्न है कि लोगों के राइट्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कई बार इन्फोर्स नहीं कर पाती है। तो इसलिए जुडिशरी को थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ता है उनके मैटर्स के अंदर। ओनली दैट्स इट। तो अभी जुडिशरी ने क्या क्या किया है, जैसे कि लग सकता है कि मतलब लोगों के लिए क्या क्या किया है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए। ठीक है, फॉर ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फिर और बताते हैं आपको, हाँ ये रहा। और सुप्रीम कोर्ट का देख लिया, टास्क फोर्स बनाई जाए। वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शन रैलीज हो रही थी, वेस्ट बंगाल और कैलकाटा नहीं, मद्रास, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट और कैलकाटा हाई कोर्ट ने को इलेक्शन जो हो रहे थे और जहाँ पे वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा था, एग्जीक्यूटिव ने मना नहीं किया कि मास्क पहनो या मत पहनो। जुडिशरी ने इंटरवीन किया था कि नहीं, मास्क पहनना पड़ेगा, और ऐसा करना लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुंभ मेले के अगेंस्ट में बोला था कि कुंभ मेला हटा बंद कराइए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि ऑक्सीजन का जो भी ऑक्सीजन का पेटेंट जो है उनको उनके ऊपर से वो पेटेंट वाली जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटाई जाए। तो ऐसे करके तुम एग्जांपल्स लिख सकती हो कुछ कुछ, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट का हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, मद्रास हाई कोर्ट का हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट का हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो गया। ओके, एग्जाम्पल लिखोगी, यू विल गेट, मतलब लगेगा कि यू आर वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द अफेयर्स गोइंग ऑन अराउंड। ओके, यू आर अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स। ओके, फिर एक चीज आती है, चलो अपन इस चीज, अच्छा यहीं से देख लेते हैं, देन विल मूव बैक अगेन, कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ राइट्स कॉन्फ्लिक्ट विथ राइट्स। ओके, तो मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। एक है राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू रिलीजन। ये कुंभ वाला एग्जांपल हो सकता है कि कुंभ के मेले में पार्टिसिपेट करना लोगों का रिलीजियस राइट है, लेकिन उससे लोगों की, दूसरों की हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है, दैट इज राइट टू लाइफ। राइट टू डेमोक्रेसी वर्सेस राइट टू लाइफ अगेन, दैट इज इलेक्शन कैंपेन, तुम समझ जाओगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, और डिनायल ऑफ डिग्निटी, ये अभी डिनायल ऑफ डिग्निटी के बहुत सारे एग्जांपल्स है। करंट सिचुएशन के अंदर डेड बॉडीज को सही से ट्रीट नहीं कर रही है, तो ये एक मतलब केस हो सकता है। देखो, इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि आप कॉन्सेप्ट्स समझ लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन यू कैन वेरी वेल राइट। आप डे टू डे लाइफ के अंदर देख सकते हो कि आपके अराउंड कौन सी एथिक्स का जो मतलब वैल्यू है दैट इज प्लेइंग आउट, है ना। तो वही है यहाँ पे। ये हो गया, जैसे मैंने ऊपर दिया था करप्शन वाला, बिल गेट्स के डबल स्टैंडर्ड एंड एवरीथिंग, तो तुम लिख सकती हो। जरूरी नहीं है कि मतलब हर इंसान उसको वैसे ही परसीव करे, पर तुम लिख के अगर एक्सप्लेन कर सकते हो, देन इट इज वेरी गुड। ओके, तो वी आर बैक अगेन, एथिक्स वाला यहाँ पे आ जाते हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन पे। सॉरी, ठीक से बैठ जाता हूँ पहले। ओके, हाँ, तो फिर हाँ, ये जो है एनटीएफ वाली, सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंडेट किया नेशनल टास्क फोर्स, तो वो एक, तुम ऑब्जेक्टिविटी की भी केस स्टडी ले सकती हो, ट्रांसपेरेंसी की भी। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि जो सेंटर है वो किसी फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि फॉर्मूला के बेसिस पे ऑक्सीजन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, जो कि ज्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एक फॉर्मूला, मतलब ऑब्जेक्टिव बेसिस। और ये जो टास्क फोर्स बनेगी, ये इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें 12 मेंबर्स होंगे, और 12 मेंबर्स मतलब काफी स्पेशलाइज्ड फील्ड से होंगे। नीति आयोग के मेंबर्स हो गए, आईसीएमआर के मेंबर्स हो गए, एम्स के मेंबर्स हो गए, स्पेशली मतलब दिमाग वाले लोग होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में, एनटीएफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इनको 6 मंथ्स का पीरियड मिलेगा, जो भी ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखने का, जो भी मतलब मेडिकल, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अफेयर्स आते हैं वो देखने का इनके पास 6 मंथ्स का मैंडेट है। उसके बाद शायद इसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, फिर आता है और ये थोड़ा टेक्नो ब्यूरोक्रेटिक टाइप का प्रोसेस है। ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नो ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ प्रोसेस। टेक्नो ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ प्रोसेस का मतलब यही है कि एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब होता है something in which a lot of rules are involved, following the rules and then doing thing. Okay, that is bureaucracy. Okay, ऐसा बोला जाता है ना that there is too much bureaucracy. Too much bureaucracy means too much rules and regulations. So when we are talking about techno bureaucracy, means technical members are involved in rule making. Okay, that is techno bureaucracy. Okay, और ठीक है, तो ये जो 12 मेंबर्स बॉडी होगी, ये काफी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देगी कि अच्छा किस स्टेट को कितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ से तुम एथिक्स की केस स्टडी लिख सकती हो, ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी की। ओके, फिर हाँ, व्यूज ये है कि क्या ये जुडिशियल इंटरवेंशन सही है या नहीं है ना। तो उसमें देखो, कुछ व्यूज पॉजिटिव है, कुछ व्यूज नेगेटिव है। नेगेटिव तो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन किसने दी थी, कमेंट्स में बताना। चलो मैं ही लिख देता हूँ, नहीं तुम बताना। ओके, और ये कि उससे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो दैट माइट बिकम इनवर्केबल, अनवर्केबल। ओके, और पॉजिटिव ये है कि जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ ऑफ पीपल, है ना, तो वही तो कर रही है। और ऐसा हुआ था कि जब माइग्रेंट क्राइसिस जो हुआ था ना, उसके दौरान जुडिशरी ने ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तब जुडिशरी को बहुत क्रिटिसाइज किया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो कुछ कर नहीं रहे, जुडिशरी आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए अगर अभी कर रही है तो फिर से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ नहीं करने से अच्छा जुडिशरी कुछ तो कर रही है ना, तो दैट इज गुड। ये तुम कुछ वैलिड पॉइंट्स लिखोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने जुडिशरी के काफी सारे पॉइंट्स देख लिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डायरेक्ट किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, तो तुम एग्जाम्पल्स कोट कर सकती हो। ओके, तो एज लॉन्ग एज
कोर्ट फैसिलिटेट डायलॉग, इट इज गुड, है ना। ये हो सकता है कि कोर्ट जो है वो खुद ही रूल्स नहीं बनाने लग जाए, जैसे विशाखा गाइडलाइंस के अंदर ऐसे खुद करके रूल्स ना बनाए, वो डायलॉग फैसिलिटेट करे, वो प्रोसेस फैसिलिटेट करे, दैट इज गुड। ये कंक्लूजन लिख सकते हैं। ओके। फिर आइडेंटिफाइंग ओबीसीज, इसमें ये था, हाँ, कि ओबीसीज को बेसिकली आइडेंटिफाई, अभी जो करंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है और पार्लियामेंट बाय लॉ इट एक्सक्लूड और इंक्लूड। ठीक है। तो ये जो मराठा रिजर्वेशन वाली बात आई थी जो मैंने पिछली बार बताई थी, तब गवर्नमेंट ने यही क्वेश्चन रेज किया था कि क्या स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि क्या वो अपने खुद के ओबीसी लिस्ट डिक्लेयर कर सके। तो ये तो मतलब फेडरल इशू हो गया ना एक तरीके का। तो उसका ही मतलब कुछ था यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मराठा केस प्रेसिडेंट नोटिफाई इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। ठीक है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है इन कंसल्टेशन नॉट विद द सीएम, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। ये पॉलिटी का एस्पेक्ट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड पार्लियामेंट इंक्लूड इट बाय, इंक्लूड और एक्सक्लूड बाय अ लॉ। ठीक है। एक तो हो गई नोटिफाई, एक हो गया इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। नोटिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। और इंक्लूड एक्सक्लूड करता है पार्लियामेंट बाय अ लॉ। ओके। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, नोटिफिकेशन के अंदर और इंक्लूजन एक्सक्लूजन के अंदर। नोटिफाई करना मतलब केवल चिन्हित करना कि अच्छा भाई साहब ये भी है, ये भी है, ये भी है। इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो पार्लियामेंट के ऊपर है। ठीक है। तो स्टेट का ये है कि डिप्राइव्स अस ऑफ द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। ओके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि यार एस सी एस टीज को भी नोटिफाई करने के लिए सेम प्रोसेस होता है, तो ओबीसी को नोटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम है ऐसे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है। तो बस यही है इसके अंदर कंक्लूजन। तो ठीक है कि मतलब स्टेट को भी पावर होनी चाहिए ना ऐसा। तो दैट्स इट। ओके। फिर हम देखते हैं आगे, रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड के ऊपर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और काफी मुझे मूविंग लगा था वो आर्टिकल। मतलब मूविंग इस सेंस के अंदर कि कोविड के दौरान लोगों पे बहुत बुरी बीती है। और दूसरी एस्पेक्ट ये कि हम बहुत प्रिविलेज्ड है, मुझे यही फील होता है बार बार, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। तो उससे भी ज्यादा, आर्टिकल से भी ज्यादा मुझे ये पिक्चर अपील किया था उस एडिटोरियल के अंदर कि बुरी हालत थी लोगों की। ओके। तो हम पढ़ेंगे ये वाला जो एस्पेक्ट है दूसरे लेक्चर के अंदर। बाय बाय।